अध्याय 61 गड्ढा आग ड्रैगन। मैं अपने 4 सबसे करीबी दोस्तों के साथ विशाल स्टेडियम के सामने खड़ा था। हर कोई अपना सब कुछ देने को तैयार था। मैंने उनमें से हर एक की तरफ देखा और बदले में मुझे भी मुस्कुराहटें मिली। सब तैयार हैं? हाँ। हम सब आगे बढ़े और मुख्य द्वार से अंदर चले गए। अंदर एक लंबा हॉल था जिसमें पूर्व विजेताओं की मूर्तियां लगी थीं। जानवर, मानव, रोबोट और कीड़े मकोड़े भूतपूर्व योद्धा की जीवंत मूर्तियों के बीच जमे हुए खड़े थे। अजीब बात यह थी कि हम हॉल में अकेले थे। आपको क्या लगता है कि हम क्या लड़ेंगे? जब हम हॉल के अंत के करीब पहुंचे तो विक्टोरिया ने पूछा। लवेंडर ने बताया, वे हमसे कहीं अधिक मजबूत होंगे, लेकिन हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनका हम हर बार आदान प्रदान कर सकते हैं। और हमारे पास अंगूठियां हैं। ये मुकाबले मुश्किल होंगे, लेकिन मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है। मैंने उन्हें जोश से बताया। जब हम आखिर में पहुंचे तो मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और हम 6 मीटर के एक वर्गाकार कमरे में दाखिल हुए। आखिर में 2 दरवाजे थे और बीच में एक बूथ था। सलाखों के पीछे एक आदमी बैठा था, इसलिए हम सब धीरे धीरे आगे बढ़े। पहला लड़ाका कौन होगा? आदमी ने रोबोट जैसी आवाज में पूछा। हम सब एक कदम पीछे हटे और फिर एक जगह एकत्र हो गए। पहले कौन जा रहा है? मुझे जाने दो ताकि मैं इसे दूर कर सकूं, इना ने झुंड से मुड़ते हुए घोषणा की। मैंने उसे गले लगाने या चूमने या कुछ और करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इना ने सिर्फ इतना कहा, मैं करूंगी, और वह चली गई। वह क्या सोच रही थी? इना ने कोई सामान नहीं लिया। इना स्टेडियम के रेत से ढके केंद्र में पहुंच गई, लेकिन वहां भीड़ में कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, तभी उसे जमीन पर एक नीला जादुई घेरा बनता दिखाई दिया। देखते ही देखते एक बड़ा सा एक आंख वाला आदमी उससे 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। साइक्लोप्स लगभग 3 मीटर लंबा था और उसके हाथ में एक विशाल नुकीला दस्ताना था। इना ने तुरंत मैदान को काले कोहरे से भर दिया और विशालकाय ने उसे आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया। क्लब उस जगह से टकराया जहां वह थी, लेकिन इना धुंध में फिसल गई। डार्कनेस फॉल्स। अचानक साइक्लोप्स शून्य के एक काले गड्ढे में गिर गया और फिर वह बंद हो गया। जब तक इना काली धुंध से बाहर नहीं निकली तब तक सन्नाटा छाया रहा। उसकी एक उंगली के झटके से राउंड खत्म हो गया और उसने बिना कोशिश किए ही जीत हासिल कर ली। यह एक बेहद खतरनाक क्षमता थी क्योंकि इससे कोहरे में खड़े सभी लोग प्रभावित होते थे और पॉकेट आयाम में फंस जाते थे। वहां से इना की उंगलियों के एक झटके से कमरा गायब हो जाता था। उसके चारों ओर एक घेरा बन जाता था और वह लड़कियों के साथ कमरे में वापस आ जाती थी, जबकि डेव इधर उधर टहल रहा था। अचानक एक नीली चमक चमकी और मैंने ऊपर देखा तो इना मुझे शरारती मुस्कान दे रही थी। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। इना ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा मत करो, तुम क्या सोच रहे थे? तुम मर सकते थे। जवाब में इना ने मुझे जोश से चूमा और मैं उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। अचानक मुझे उसके उभरे हुए निप्पलों का एहसास हुआ जो मेरे सीने से दब रहे थे। जैसे ही उसकी जीभ मेरी जीभ को पकड़ने लगी, लवेंडर ने अपना गला साफ किया। मैं उस भूख से मुक्त हो गया जो मुझे निगलने और दूसरी लड़कियों के सामने कुछ करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। आप इतने कम समय के लिए कैसे चले गए? यह एक रहस्य है। मुझे नहीं लगता कि यह रहस्य रखने का समय है, विक्टोरिया ने झल्लाकर कहा। खैर, यह ऐसा कुछ नहीं है जो आप में से कोई भी कर सके, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? इना चिल्लाए। डेव, मुझे केप दे दो, लवेंडर ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा और उसने सुनहरे गुलाबी गुलाब का दस्ताने अपने हाथ पर खींच लिया। मैंने अपने स्टोरेज से केप निकाला और उसके कंधों पर डालने के लिए उसके पास गया। जैसे ही मैं उसे चूमने के लिए झुका, उसकी आग बुझ गई। हमारे होंठ आपस में मिले और फिर मैंने उसे एक गहरे और जोश भरे चुंबन में खींच लिया। मैंने उसके प्यारे नितंबों को लड़कियों से दूर कर दिया और लवेंडर मुस्कुराई जब उसने खुद को अलग किया। सुरक्षित रहो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। इना ने हमारे बारे में अभद्र टिप्पणी की, लेकिन मैं वहां गया और हाथ से उसका सिर काट दिया। यही तो तुम्हें करना चाहिए था, बेवकूफ। मैं अगली हूं, लवेंडर ने घोषणा की जब मैं इना के साथ बहस कर रही थी। अचानक लवेंडर एक भीड़ रहित और रेत से भरे अखाड़े में पहुंच गई। उसके आगे एक जादुई नीला गोला दिखाई दिया। तुरंत एक विशाल काला प्रेइंग मेंटिस उसके सामने मंडरा रहा था। बिना किसी चेतावनी के उसकी बाईं ओर की हरी धारीदार भुजा का ब्लेड उसकी ओर तेजी से नीचे की ओर आया। धकेलना। हमला पूरा होने से पहले ही लवेंडर ने उस जीव को पीछे धकेल दिया और वह भागने लगी।
मेंटिस को कोई नुकसान नहीं हुआ था और वह वापस उठ खड़ा हुआ था। जादू के छल्ले उसकी बाहों में पहले से ही नाच रहे थे। डेव ने उस छल्ले को पूरी तरह ऊपर कर दिया था और लवेंडर को उस उत्साह का एहसास हुआ जब उसने अपनी पीठ के पीछे हाथ डालकर एक अजीब सा दिखने वाला डंडा निकाला जो शायद उसके ठीक पीछे नहीं था। मेंटिस अब वापस उठ खड़ा हुआ था और लवेंडर की ओर दौड़ रहा था, लेकिन वह अब तैयार थी। उसने दौड़ते हुए जीव की ओर अपनी छड़ी तान दी और उस छड़ी में अग्नि बोल्ट मंत्र डालना शुरू कर दिया। धातु का सफेद छड़ी दिखने में साधारण थी, जिसके ऊपर सिर्फ एक क्रिस्टल था, लेकिन जादू से भरपूर थी। वह आग से ऐसे जल रही थी जैसे उसने कोई मशाल पकड़ी हो। लवेंडर ने जादू छोड़ा और 3-2 मीटर ऊंचे लाल जादुई घेरे बन गए। वे सभी धीरे धीरे घूमने लगे और सिकुड़ने लगे, लेकिन मेंटिस अब 10 मीटर दूर नहीं था। अचानक वे रुक गए और 5 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हो गए और एक विशाल आग का गोला बन गया। मेंटिस रुक जाता है और भागने के लिए मुड़ता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचता। लवेंडर आग का गोला छोड़ती है जो उस विशाल कीड़े की ओर लुढ़कता है और उसे भस्म कर देता है। उसकी बाह से बाकी मंत्र चक्र गायब हो गए थे। उसे एक मंत्र के लिए छड़ी ने उसका सारा मन ले लिया। लवेंडर को बेहोशी महसूस होने लगी थी क्योंकि नीली रोशनी ने उसे घेर लिया था। मैं निकास द्वार के पास रुका रहा और 10 मिनट बाद जमीन चमक उठी। मैं पीछे हटा, लेकिन फिर तेजी से आगे बढ़ा ताकि लवेंडर और एक अजीब सी सफेद छड़ी को पकड़ सकूं। जैसे ही मैंने लवेंडर को उठाया, उसने मेरी तरफ देखा, उसकी कोमलता और उसकी प्यारी सी मुस्कान को महसूस किया। ये किया, लेकिन फिर वह बेहोश हो गई। हमने इस बार पहले ही उसका लबादा उतार दिया और अंगूठी की सेटिंग बदल दी, लेकिन विक्टोरिया, जिसने आगे जाने की पेशकश की थी, लबादा नहीं चाहती थी। मैं ठीक हो जाऊंगा। जब से मुझे गोल्डन मार्क मिला है, मेरी कक्षा में कुछ बदलाव आया है और मैं इसे आजमाना चाहता हूं। मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं इससे केप खराब न हो जाए। ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सावधान रहें। विक्टोरिया मुझे चूमने आई, लेकिन पिछले दिन वाली बात पर कुछ गंदी बातें फुसफुसाते हुए मेरी गर्दन पर काट लिया, जिससे मेरे पूरे शरीर में सिहरन और गर्मी दौड़ गई। उसने मुझे चूमा और फिर मेरे होंठ काट लिए, फिर जाने के लिए मुड़ी। ठीक, चलो चलते हैं। विक्टोरिया रेत पर थी और नीला घेरा पहले से ही अपने दुश्मन को बुला रहा था। देखते ही देखते एक विशालकाय पौधा दिखाई दिया जिसका मुंह उस तरह जैसे तीखे दांतों से भरा था। उसके लंबे तंतुओं पर गुलाबी फूल थे और वह 5 मीटर से भी ऊंचा था। वह जीव विक्टोरिया पर दहाड़ा, लेकिन वह हंसने लगी। जैसे जैसे हंसती हुई लड़की बड़ी और लंबी होती गई, वह जीव एकदम शांत हो गया। विक्टोरिया की गर्दन खींच गई और उसके पंख और पूंछ उग आए। ग्रेशाहा के शल्कों से बना उसका परावर्तक कवच अब विक्टोरिया के शरीर पर छा गया। विक्टोरिया एक चमकदार चांदी के अजगर में बदल गई और विरोध में दहाड़ने लगी। पौधे के राक्षस ने उसे घेरने और बांधने के लिए अपने तंतु छोड़े, लेकिन उसने उन्हें काटने के लिए अपने उस तरह के पंजों का इस्तेमाल किया। लवेंडर ने उसके फेफड़ों में आग भर दी और पौधे में आग उगल दी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने पानी के जादू से आग बुझाए और जवाबी हमला किया। इस बार वह बेल से घिरी हुई थी और उसके रूपांतरित शरीर के हर हिस्से को निचोड़ रही थी। पौधा उसे भूख से अपनी ओर खींचने लगा और उसे जिंदा निगलने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। बेलों ने उसका मुंह ढक रखा था ताकि वह आग न उगल सके, इसलिए उसने शक्तिशाली वायु जादू का इस्तेमाल करके हवा के ब्लेड बनाकर बेलों को काट डाला। राक्षस से अलग होकर विक्टोरिया पीछे हटी और अग्नि और वायु जादू का मिश्रण किया। पादप जानवर ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने तड़पते हुए पादप जानवर पर आग की एक नीली धारा छोड़ दी। जैसे ही वह प्राणी गिरा, विक्टोरिया पीछे हट गई और नीले घेरे ने उसे घेर लिया। अध्याय 6260। ऊपर से आगंतुक विक्टोरिया नीली रोशनी के घेरे में दिखाई दी और गिरने से पहले ही मैंने उसे पकड़ लिया। एक और जीत, लेकिन एक और जीत जिसमें उनके पास मौजूद लगभग सारा माना इस्तेमाल हो गया, क्योंकि हम सब लेवल अप करने का मौका लेंगे और हम बिल्कुल सही जगह पर होंगे। मैं विक्टोरिया को ले आया और उसे इना और लवेंडर के बीच लिटा दिया, जो दोनों बैठी हुई थीं। मैं मुस्कुराती हुई किट्टी की ओर मुड़ी, जिसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह सिर्फ अपना हथौड़ा ही इस्तेमाल करेगी। मैंने उसका अवतार देख लिया था और उसके कौशल और क्लास अपग्रेड से बेहद प्रभावित हुई थी। मैंने अपनी बांह उसकी कमर में डाली और उसकी नाक को अपनी नाक से रगड़ा, और फिर हमने एक अंतरंग चुंबन लिया जिसके लिए इना ने कुछ भद्दी गालियां दी। जब मैं रिंग की सेटिंग बदल रही थी, तब टिली मुड़ गई और आगे बढ़ गई। मैं तैयार हूँ। टिली रेत में दिखाई दी और खाली मैदान में इधर उधर झांकने लगी। ये लड़ाई उसके लिए अपनी नई अजीबोगरीब क्षमता को आजमाने का पहला मौका था।
टिली ने अपनी आंखें बंद कर ली और चार और आंखें खोली। दृश्य इतना भयावह था मानो उसने ड्यूक की हवेली में अपने कमरे में पहली बार अकेले इसे आजमाया हो। अचानक टिली को एक आवाज सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा कि एक तीर उसकी ओर उड़ रहा है। वह लापरवाही से एक तरफ हट गई और तीर धीरे धीरे उड़ गया। वो आंखें थीं। टिली की प्रतिक्रिया की गति अब 10 गुना बढ़ गई थी। दुश्मन एक 4 भुजाओं वाला आदमी था जिसके पास 2 धनुष थे। जब उनकी नजरें मिली तो तीरंदाज ने तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन टिली ने शांति से अपना हथौड़ा तेज गति से घुमाना शुरू कर दिया। जैसे ही टिली आगे की ओर दौड़ने लगी, तीर टहनियों की तरह बिखर गए। तीरंदाज ने अपने धनुष फेंक दिए और अपनी पीठ से 4 धारें खींच ली, लेकिन टिली तो इसी का इंतजार कर रही थी। टिली ने अपना हथौड़ा रोका और फिर उससे तीरंदाज से 4 मीटर दूर जमीन पर पटक दिया। अंगूठी की मदद से कील आगे बढ़ी और उस आदमी को छेद दिया। जैसे ही शरीर पिघल गया, बस एक लाल कोर ही बचा। वह चीज हिलने लगी और फिर हथौड़े का सिर बिल्ली के सिर में बदल गया। अचानक हिलता हुआ गोला बिल्ली के मुंह में चला गया और उसने उसे चबा लिया। सिर फिर से हथौड़े के सिर में बदल गया, लेकिन इस बार उसके पिछले हिस्से पर जहां कील लगी थी, अब एक जेट बूस्टर लगा हुआ था। नीली रोशनी ने टिल्ली को घेर लिया और फिर वह गायब हो गई। हो, ये कैसी टीम है। शायद मैं इस आखिरी वाली के साथ कुछ मजा कर पाऊंगा। यह आवाज एक गहरे रंग का हुड वाला लबादा पहने आदमी की थी जो अखाड़े में उतरा। वह अगले प्रतिद्वंद्वी की जगह बैठ गया और आखिरी दावेदार का इंतजार करने लगा। यदि मैं बॉस को जल्दी नहीं मारूंगा तो उसे बहुत गुस्सा नहीं आना चाहिए, चौथे स्तर के दानव तलवारबाज बॉस केंटो ने मजाक में कहा। मैं टिली का इंतजार कर रहा था और वो एक बदला हुआ हथौड़ा लिए हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए प्रकट हुई, लेकिन फिर मैं स्तब्ध रह गया। टिली की भी साशा जैसी 6 आंखें थीं और मेरे स्तब्ध चेहरे ने उसे भी इसका एहसास करा दिया होगा, क्योंकि कुछ ही सेकंड में वे आंखें धुंधली हो गईं। टिली शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और कसकर गले लगा लिया और चूम लिया। मुझे लगता है ये आंखें तुम पर बहुत अच्छी लग रही हैं, मैंने उसके कान में फुसफुसाया, फिर उसे एक और चुंबन दिया और होठों को हल्के से काट लिया। बाकी लड़कियां मेरे चारों ओर जमा हो गईं और मेरी जान निकालने लगीं। जब उन सब ने मुझे जाने दिया, तब जाकर मुझे सांस लेने में मदद मिली, इसलिए मैं जाने के लिए मुड़ी। मैं आखिरी हूँ, चलो चलें। मैं रेत से ढके एक मैदान पर पहुंचा, लेकिन मेरे सामने एक हुड वाला चोगा पहने बैठा था। वह आदमी खड़ा हुआ और उसने अपना हुड पीछे खींच लिया। अंदर एक बिना आंखों वाला काला चेहरा था जो काले उकेरे हुए निशानों से ढका हुआ था। तो तुम्हारे साथ कुछ मजबूत लड़कियां हैं। काफी दिलचस्प। मैं मान लूंगा कि तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो, है ना? सही अनुमान है, लेकिन हम सभी एक ही स्तर के हैं। हम देखते हैं ये कितना सच है। मेरा नाम केंटो है और मैं चौथी मंजिल से आपके लिए यहाँ तक एक विशेष यात्रा लेकर आया हूँ। चौथी मंजिल? तो क्या ये आदमी मेरे लेवल से कहीं ऊपर नहीं है? बिल्कुल, बहुत ऊपर। क्या हो रहा था? तुम उलझन में लग रहे हो। मुझे पता है कि मैं थोड़ा ज्यादा हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अभी। आहा, इसके साथ ही काली लपटों से घिरा एक काला ब्लेड उसके हाथ में आ गिरा और वह मेरी ओर झपटा। मैंने पहले ही अपना लाइट ब्लेड निकाल लिया था और सोल ब्रिंगर और एवेंजर को सक्रिय कर दिया था। सुनहरी लपटें काली लपटों से टकराईं और हम पर हमलों का एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। उसकी बेपरवाह निगाहें मुझे परेशान करने लगीं, इसलिए मैंने 3 उंगलियों से टिली की पत्थर की विशाल तलवार को अपने दूसरे हाथ में दिखाया और फिर नीचे पटक दिया। राक्षस पीछे हट गया, लेकिन उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। मैं उस पर झपटा, बड़े बड़े ब्लेड लहराते हुए, लेकिन वह गायब हो गया और फिर मेरे बगल में प्रकट हुआ। मैं उसकी तलवार को बमुश्किल चकमा दे पाया था, लेकिन एक लात ने मुझे उड़ा दिया। मेरे हाथ नीचे गिर गए और मैं हवा में उछल गया। जैसी कि उम्मीद थी, राक्षस ने हमला किया, ये सोचकर कि मैं बड़ी तलवार चलाने में धीमा रहूंगा, लेकिन यही उसकी पहली गलती थी। जब उसने सोल एवेंजर को एक तरफ धकेला, तो पत्थर का ब्लेड उसके बाजू में जा लगा, जिससे वह लुढ़ककर स्टैंड में जा गिरा। जब राक्षस वापस खड़ा हुआ तो वह काली लपटों से ढका हुआ था। आप क्या देव? क्या मैं देव हूं? मैं तुम्हें मार डालूंगा, राक्षस चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, हम दोनों वहीं जम गए। बस, तुम्हें जल्द ही इससे लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं इसे चुनौती देने वाले की जीत मानता हूं। आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही और फिर वो राक्षस गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ एक नीला जादुई घेरा रह गया, जो जल्दी ही गायब हो गया। ये अजीब था।
इससे पहले कि मैं इसके बारे में और कुछ सोच पाता, उसी घेरे ने मुझे घेर लिया और मैं गायब हो गया। जब मैं दोबारा वहां पहुंचा तो मैंने आंखें मली। लड़कियों के शरीर परिपक्व हो चुके थे और वो क्या नजारा था, आंखों को सुकून देने वाला। अचानक मुझे उनके सिर के ऊपर नाम दिखाई दिए। टिली को अब बैटल कैट क्विकस्मिथ का नाम दिया गया था और उसकी पूंछ और छाती की लंबाई और आकार बढ़ गया था, जो उसकी नई हरी बैटल मेड पोशाक के तामझाम से दब रहा था। उसे बयां करने का यही सही तरीका था। मेरा मन कर रहा था कि उसे कहीं और ले जाऊं या यूं ही उसे घूरता रहूं, लेकिन मेरी नजरें इधर उधर भटकना चाहती थीं। उसके बगल में इना थी, जिसकी उभरी हुई छाती उसकी काली नस की पोशाक को और भी ज्यादा खींच रही थी। स्कर्ट से उसके नितंबों का प्यारा सा कट साफ दिख रहा था, और जब उसने मुझे उसे देखते हुए देखा तो इना ने मुझे आंख मारी। उसका टाइटल था स्पेशल नज नाइट, और मैं इस अजीबोगरीब नाम से दंग रह गया और मैं इसे मुकाबले में देखने के लिए उत्साहित था। अगली बारी विक्टोरिया की थी और उसकी अब भी मामूली छाती और उसका चांदी का कवच। ज्यादा कुछ नहीं बदला था, बस उसकी उपाधि ग्रेशा का ड्रैगन नाइट लिखी थी। जब हमारी नजरें मिली तो विक मुझे देखकर मुस्कुराए और मैं कसम खाता हूं कि मुझे उनमें एक ड्रैगन का इतना गहरा अक्स दिखाई दिया कि मैं पलटकर देखने को मजबूर हो गया। आखिरी थी लवेंडर। उसकी छाती वाकई में काफी बड़ी थी और उसकी गुलाबी पोशाक अब और भी ज्यादा रोब जैसी हो गई थी। उसे जो उपाधि मिली थी वह थी कैस्कैनन मैज। वाह, वह क्या होना चाहिए था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, लड़कियां मुझसे लेवल अप करने के बारे में पूछने लगी। मैंने अपना डिस्प्ले चेक किया, दोस्ती के अपडेट्स को छोड़ दिया और 7 लेवल स्वीकार कर लिए, जो सफेद बीकन की तरह चमक रहे थे। जब लाइट हटी तो मेरे हाथ बड़े हो गए और मैंने उन सभी खामोश लड़कियों की तरफ देखा। वे सब मुंह खोले मुझे घूर रही थीं। क्या गलत? मम्मम, कुछ नहीं। चारों मुझ पर हंसते हुए मुंह फेर कर चले गए। इसमें इतना मजाकिया क्या था? अध्याय 6361। लगभग धोखा जैसा लगता है। लड़कियां हंसती रहीं। मैंने अपना अवतार खोला और एक नजर डाली। अपने नए आंकड़े देखते हुए मैंने ठुड्डी पर हाथ रखा और वहां पूरी दाढ़ी देखकर हैरान रह गया। इसीलिए मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन मेरे पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपना ध्यान वापस स्क्रीन पर लगाया। स्तर 2 HP 785 मन 240/240 नाम डेव हंटिंगटन। आयु 29 वर्ग। माउंटेन ब्लेड दंश स्थिति संतुष्ट धनवान घर हंटिंगटन मनोर ताकत 120 संविधान 135 जोड़ 775 मुकाबला 117 गति 155 खुफिया 115 मान 33 जोड़ 165 करिश्मा 200 भाग्य 1000 विशेष योग्यता वीरतापूर्ण अनुग्रह। किसी भी प्रतिकूल जादुई प्रभाव या दुष्प्रभाव को समूह के किसी भी सदस्य से हटाएं। इस क्षमता का उपयोग के बीच 24 घंटे का कूलडाउन काल होता है। 1/1 उपयोग उपलब्ध है। क्षमताओं निष्क्रिय कौशल दोहरे हथियार 2 हथियारों को कुशलता से चलाना। माउंटेन स्वॉर्ड डांस 100 टन की तलवार नृत्य कला अब लुप्त हो चुकी है। माउंटेन ब्लेड चलाते समय युद्ध में जोड़ 2 शून्य और गति में जोड़ 4 शून्य की वृद्धि करें। कौशल सम्मेलन, इस कौशल के साथ किसी अन्य पार्टी सदस्य के साथ कौशल का संयोजन करें। कौशल संयोजन भिन्न हो सकते हैं। स्टोनब्लेड शैली, पत्थर के हथियार चलाने में कुशल तथा आप पर हथियार के वजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पिघली हुई त्वचा, आप धातु के प्रति अभेद्य हो गए हैं। यदि आपको किसी धातु के हथियार से क्षति पहुंचती है तो वह क्षति ऊष्मा के रूप में हथियार में वापस स्थानांतरित हो जाती है। गर्म हथियार जल्दी ही अपनी स्थायित्व खो देता है और उपयोगकर्ता को अग्नि क्षति पहुंचाता है। PS ईविल, बुरे इरादों वाले लोगों के पास काली आभा होती है और वे हीरो के लाइट ब्लेड कौशल के प्रति संवेदनशील होते हैं। निस्वार्थ नायक, जादुई वस्तु की खोज में 250% की वृद्धि। सक्रिय कौशल माउंटेन ब्लेड, 100 टन से ज्यादा वजन वाले पत्थर के ब्लेड को बुलाने के लिए सक्रिय करें। इस मंत्र में प्रति मिनट 0 माना की खपत होती है। पवित्र ब्लेड, प्रकाश की एक ब्लेड को बुलाने के लिए सक्रिय करें। यह मंत्र प्रति मिनट 0 माना की खपत करता है। सोल एवेंजर, राक्षसों की उपस्थिति में लाइट ब्लेड का आकार बढ़ जाएगा, लेकिन इस रूप में ब्लेड केवल राक्षसों पर ही असर करता है। डेमन ब्रिंगर द्वारा मारा गया कोई भी गैर राक्षसी प्राणी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रति मिनट 0 माना की खपत करता है। सोल ब्रिंगर जोड़ राक्षसों की उपस्थिति में सोल ब्रिंगर सुनहरी सफाई करने वाली लपटों के साथ फूटेगा और राक्षसों के विरुद्ध सभी आंकड़े अस्थायी रूप से बढ़ जाएंगे। प्रति मिनट 0 माना की खपत होती है। अरे, मेरे आंकड़े क्या हो गए? मेरी किस्मत फूटी हुई लग रही है और मेरा करिश्मा इतना ज्यादा कैसे है?
इससे भी ज्यादा मुश्किल तो मेरे सारे हुनर पर माना की खपत थी। सब ऐसे कैसे हैं? मैं शिकायत नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि जब हम बाहर आएंगे तो अखाड़े के बाकी राक्षस शायद शिकायत करेंगे। विक्टोरिया ड्रैगन में बदल सकती थी। टिली के पास साशा के भविष्य को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए देखने की क्षमता थी। लवेंडर नरक बरसा सकती थी और इना उन्हें एक पॉकेट आयाम में गिराकर उसे फिर से अस्तित्वहीन बना सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि किस्मत ने उस घर के लोगों के साथ क्या किया था। मैं लड़कियों की तरफ मुड़ा, लेकिन वे इंतजार कर रही थीं और मुझ पर टूट पड़ी। मुझे नीचे दबाए रखा, जबकि लवेंडर ने मुझे लाल गर्म ब्लेड से शेव किया, जिससे हवा में एक भयानक गंध फैल गई। उसने मेरे लंबे बालों को यूं ही छोड़ दिया और लड़कियों ने मुझे ऊपर जाने दिया। अब उनमें से हर एक औरत थी, हर एक खूबसूरत देवियां। मैं और बातें करना चाहता था और उनकी प्रशंसा करना चाहता था, लेकिन अचानक हम सब जादुई घेरों से घिर गए। देखते ही देखते हम सब वापस अखाड़े में पहुंच गए। 4 राक्षस हमारे सामने खड़े थे और मैं उनमें से एक को जानता था। डेमनब्लेड वहां 3 और मजबूत दिखने वाले दुश्मनों के साथ था, या फिर वे पहले भी होते। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि चारों मंजिल के बॉस हमारे विरोधी थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वे डरे हुए लग रहे थे। लड़कियों, क्या तुम्हें पीछे बैठकर मुझे देखने में कोई आपत्ति है? क्या क्या तुम्हें यकीन है? लवेंडर ने पूछा। मैं बस मुस्कुराया और बॉस की ओर मुड़ा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी बनूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा मजाक उड़ाने की? डेमनब्लेड चिल्लाया। माउंटेन ब्लेड और होली ब्लेड को सक्रिय करें। मैंने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन मैंने माउंटेन ब्लेड को 1 मीटर नीचे कर दिया और उन पर निशाना साधा। दूसरी ओर पवित्र ब्लेड अब हल्का नहीं, बल्कि एक ठोस सोने का ब्लेड बन गया था। ये खिलौना तलवारें क्या हैं? वे शायद बहुत हल्की हैं, या फिर आप उनका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ओह, क्या आप एक बार कोशिश करना चाहेंगे? मैंने उसे जवाब नहीं देने दिया। मैंने उसे बस पटक दिया ताकि वह वार पकड़ सके, लेकिन ये 100 टन का माउंटेन ब्लेड था। डेमनब्लेड ने उसे पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके बीच से 30 सेंटीमीटर का हिस्सा काट लिया और उसे तुरंत मार डाला। बाकी राक्षस मुझ पर हमला करने लगे, लेकिन मैंने माउंटेन ब्लेड को फिर से बुलाया और गायब हो गया, और सभी राक्षसों के सिर गिर गए। क्या? बिजली कड़क उठी और एक विशालकाय जानवर नीचे गिरा, जिससे लड़कियां उछल पड़ीं। जब मैं उनके बीच बैठकर हंसा तो वे फिर से उछल पड़ीं। वह विशालकाय जानवर पागल सा लग रहा था और हम सब पर पलटकर बैठ गया। तुम लोग क्या हो? मैं अपना कान रगड़ते हुए खड़ा हो गया। बहरा नहीं। क्या तुम अंतिम बॉस हो? हमें चलना है, तो क्या हम इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं? मैं लड़ना नहीं चाहता। नहीं, यह पागलपन है। तुम लोग, वाह, मैंने तुम्हारे समूह जैसा कोई नहीं देखा। तुम सब राक्षस हो। तुम लोगों को इनाम देने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सारा सामान पागलपन भरे स्तर का है। इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता। असंभव के बारे में खुद से बुदबुदाता हुआ वह दानव गायब हो गया। अचानक हम सब गोल गोल घूम गए और फिर हम फिर से अखाड़े के बाहर थे। उसने हमें बाहर निकाल दिया था। कितना घटिया मेजबान था। मैंने अपनी सभी प्यारी लड़कियों की तरफ देखा और उन्होंने भी प्यार से मुझे देखा। चूंकि हमारा खाना जल्दी खत्म हो गया था और हमारे पास समय भी था, इसलिए हम सबने एक रेस्टोरेंट में बैठने का फैसला किया। हमें द हेवंस पास्ता डोमिनियन नाम की जगह दिखाई दे रही थी और वह हमसे कुछ ही दूरी पर थी। हम सब सहमत हो गए और वहां चले गए। जब हम वहां पहुंचे तो मेजबान जिल की तरह ही एक मछली संबंधी थी और मुझे उन सब की याद आ गई। हमें एक मेज पर ले जाया गया जहां हम बैठकर मेनू का इंतजार करने लगे। वह जगह बहुत ही दोस्ताना थी, मेरे पिछले जन्म के किसी आलीशान इतालवी रेस्टोरेंट जैसी, जिसका मैं कभी आनंद नहीं ले पाया था। ये सचमुच बहुत अच्छा है। टिली ने मेरे गाल चूमने और अपनी छाती मेरी बाहों में दबाने की कोशिश की। मेरा शरीर अब और भी ज्यादा चौड़ा हो गया था और उसकी ड्रेस उसके स्तनों को कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़े हुए थी। नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी जीभ मेरे गाल तक पहुंचाई और मुझे चाटने लगी, जिससे मेरे शरीर में गर्मी फैल गई। इना के गला साफ करने से पहले मैंने मुड़कर उसके मुंह को एक तेज चुंबन के लिए पकड़ लिया। आपको क्या लगता है उस विशालकाय व्यक्ति की समस्या क्या थी? विक्टोरिया ने हमारे इंतजार करते हुए पूछा। हे, देव ही उसकी समस्या थी। इना मेरे पास हंसने लगी तो मैंने झुककर उसके माथे को चूम लिया और वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे आंकड़े और कौशल वैसे होने चाहिए जैसे वे हैं। ये बढ़ावा लगभग धोखाधड़ी जैसा लगता है।
सभी ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं बात बदलने ही वाला था कि वेटर ने मेन्यू दिखाकर माहौल बिगाड़ दिया। खूबसूरत औरतें सारे खाने की तारीफ कर रही थीं और मैं अपने मेन्यू की तरफ देख भी नहीं रहा था। लड़कियां बहुत प्यारी थीं, हालांकि वे सभी मेरी तरह 29 साल की थीं, फिर भी सबने मेन्यू शेयर किए और खाने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो गईं। फिर मुझे जल्दी से अपना खाना चुनना पड़ा, तभी वेटर वापस आया और मैंने बूजा चिकन लिंगुइन और कुछ एपेटाइजर ले लिए। सभी लड़कियों ने अपना ऑर्डर दिया और वेटर चला गया। इना ने मुझसे पूछा कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि हम इतनी जल्दी एरिना पूरा कर लेते हैं। इस समय भाग्य ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, लेकिन खेल समाप्त करने से पहले हमें एक अंतिम बॉस को हराना होगा। तुम्हें क्या लगता है, वह कहाँ होगा? क्या महल में कोई तहखाना है? विक्टोरिया ने पूछा। नहीं, मुझे लगता है कि यह ग्रिस्माल्ड है और मुझे नहीं लगता कि फेते को हराने से वह रुकेगा। वह राजा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। ये तभी समझ में आता है जब हम वास्तविक शासक होंगे, है ना? ये बात तो सही है, लवेंडर ने सिर हिलाते हुए कहा। हमने वापस आने पर वास्तविक आराम करने के बारे में कुछ और बातें की और जल्द ही हमारा भोजन आ गया। लड़की की आंखें चमक उठी और सब स्वर्ग की ओर देखने लगे। हम जंगली जानवरों की तरह दावत में घुस गए और एक से ज्यादा बार हमें घूरा गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जल्द ही सभी बूथ में लौटने लगे, ज्यादा खाने की शिकायत करने लगे और कुछ टाँके लगवाने की इच्छा करने लगे। अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा ओ गया, परिचारिका की तुरंत मौत हो गई और भाग्य काली लपटों में लिपटा हुआ दरवाजे से अंदर आ गया। मैं पल भर में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माउंटेन ब्लेड और होली स्वॉर्ड पहले से ही छत पर रास्ते बना रहे थे। जैसे ही मैंने उन्हें नीचे गिराया, भाग्य को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। चल दर। हम सब बाहर निकले, लेकिन फेट एक रोएदार सुअर जिसके दांत नुकीले थे और एक चलता फिरता क्रेडिट कार्ड था के साथ खड़ा था। अचानक मुझे पीछे से उस लड़की की चीखें सुनाई दी और फिर मेरी रगों में खून जम गया। सुअर ड्यूक और मिस ग्रेस के सिर पकड़े हुए था। अध्याय 6462। हारने का डर। मेरे अंदर कुछ टूट गया जब लवेंडर और टिली की चीखें मेरी आत्मा तक को चीर गईं। आत्मा एवेंजर और आत्मा ब्रिंगर सक्रिय। मैंने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका और फुटपाथ कुचल दिया, और अगले ही पल मैंने माउंटेन ब्लेड को फेट पर पटक दिया, लेकिन काली जंजीर बीच में आ गई। हालांकि ब्लेड के वजन के बल को इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता था। फेट ने कई इमारतों को तहस नहस कर दिया और मैं लगातार हमला करते हुए उसका पीछा करता रहा। ऐसा लग रहा था कि दानव और फेट मुश्किल से मेरा पीछा कर पा रहे थे, लेकिन मैं समूह से दूर होता जा रहा था, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता था। अचानक भाग्य गायब हो गया और मैंने खुद को कुछ बहुत ऊंची इमारतों वाली एक पिछली गली में पाया। मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं उसे अपने चारों ओर महसूस कर सकता था। या फिर मुझे अपने आसपास बहुत सी बुरी चीजें महसूस हो रही थीं, और यह अच्छा नहीं था। ये जगह एक जाल थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सैकड़ों खिड़कियां एक साथ टूट गईं। कांच और राक्षस मेरे चारों ओर जमीन पर गिर पड़े। काले शरीर वाले राक्षसों का एक समुद्र मुझे घेर रहा था और मैं रोशनी से जल रहा था। सोचो, इस बार तुम जीत जाओगे हीरो, या ये एक और गलती है? हा हा हा। लवेंडर ने आंसुओं के जरिए जादू करना शुरू कर दिया था, लेकिन देव के जाने के बाद दोनों शैतान और उनके सिर धुएं में बदल गए। समूह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, जब तक कि एक उड़ता हुआ आर्मी ट्रक आसमान से नीचे आकर उनके सामने पार्क नहीं हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कौन बाहर निकला है, तो सबके मुंह खुले रह गए। अभी अंदर आ जाओ, हम रास्ते में सब कुछ समझा देंगे। ड्यूक ने जैसे ही लड़कियों के लिए दरवाजा खोला, ग्रेस उन पर चिल्लाई। जैसे ही मैं राक्षसों के झुंड को चीरता हुआ आगे बढ़ा, सुनहरी लपटें मुझे घेर लेती, लेकिन वे अंतहीन थीं। मुझे पता नहीं था कि वे कहां से आ रही थीं, लेकिन वे टूटी हुई खिड़कियों से लगातार गिर रही थीं। जल्द ही मेरी ब्रेसर शील्ड टूट गई, और अपनी पूरी ताकत और विनाशकारी शक्ति के बावजूद मैं उन्हें हमेशा के लिए रोक नहीं सका। मेरा थोड़ा खून फिसल गया और राक्षस मुझ पर टूट पड़े, जिससे मेरी हालत गंभीर हो गई। वे रुक गए और मुझे थाम लिया, जैसे भाग्य एक ऑक्टोपस की तरह एक इमारत पर उतरा। उसके शरीर के हर हिस्से से जंजीरें निकल रही थीं। लगता है तुम फिर हार गए हीरो। अपनी भावनाओं के जाल में इतनी आसानी से फंस जाते हो। अब तक कितने जीवन जी चुके हो? ये सही है, तुम्हारा दिमाग अभी भी थोड़ा धुंधला है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने तुम्हारे लिए चारा खेला था, हीरो अपनी प्रेमिकाओं के लिए चारा बनेगा। हा हा हा। सब कुछ काला हो गया। लवेंडर के दृष्टिकोण में परिवर्तन। चारा से तुम्हारा क्या मतलब है?
इना चिल्लाए। अंधेरा होने तक ढूंढने के बाद हम वापस महल में पहुंच गए। हम तब तक खोजते रहे जब तक सेना वहां कब्जा करने नहीं आ गई। ड्यूक के साथ एक अनुरक्षक था और हम शहर में उनके द्वारा छोड़े गए रास्ते पर चलते रहे, लेकिन जब हम विनाश के अंत में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। जमीन पर खून का एक गड्ढा था और गली में लगे टूटे हुए शीशे पर खून के छींटे पड़े थे। आसपास की सभी इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे, लेकिन जब हम अपने अनुरक्षकों के साथ अंदर पहुंचे तो मुझे अपने चेहरे पर कपड़ा रखना पड़ा। गलियारों, सीढ़ियों, गलियारों और हर जगह सड़ती हुई लाशों से भरी पड़ी थीं। आखिरकार बाकी खोज सेना पर छोड़कर हम तैरते हुए महल में लौट आए। इस भाग्य ने देव को अपना आपा खोने के लिए एक भ्रम का इस्तेमाल किया और उसे एक जाल में फंसा दिया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि देव अभी मर चुका है। ड्यूक ने हमें आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन मैं तब तक कांप रहा था जब तक टिली ने मेरे हाथ पर हाथ नहीं रख दिया। वह मरा नहीं है, हमारी रिंग अभी भी सक्रिय है। भाग्य अब देव को चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा, हमें फुसलाएगा और एक ही बार में हमें बाहर निकाल देगा। हम क्या करने जा रहे हैं? विक्टोरिया ने पूछा। तुम महल के राक्षसों से लड़ोगे क्योंकि सिर्फ यही बचे हैं। अभी शहर में जाना सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि राजा भी अपनी शाश्वत ढाल और दिव्य शूरवीरों से घिरा हुआ है। भाग्य ने शहर के हर कुलीन घराने को मार डाला है और सभी राक्षस गायब हैं। हमें तुम चारों की जरूरत है ताकि तुम और मजबूत बनो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ड्यूक सही था। अगर हम अभी फैट को ढूंढने निकल पड़े तो हम सब मारे जाएंगे और खेल खत्म हो जाएगा, और कौन जाने इस बार फैट जीत गया तो क्या करेगा। राक्षसों का एक झुंड शहर को तहस नहस करने ही वाला था। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। जो हो चुका है उसे कुछ नहीं बदल सकता। हमें राक्षसों को मारना और देव को बचाना था, लेकिन आमतौर पर यही उसका काम था कि वह हमारा मार्गदर्शन करे। मैं सिर्फ इसलिए भगवान हूं क्योंकि उसने बच्चों के बीच किए गए एक बेतुके वादे के लिए मुझे बचाने के लिए इतनी मेहनत की। हम किस्मत को उसे फिर से नर्क में नहीं डालने दे सकते थे। ठीक, चलो चलते हैं। दर्द से कराहते हुए मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं बेड़ियों से लटक रहा था जो मेरी त्वचा को चीर रही थी। मेरे पैर पिंजरे के तले को छू सकते थे और मैं अपनी कलाई का दर्द दूर करना चाहता था। बदकिस्मती से मेरे पैर तुरंत ही जल गए और जैसे ही मैंने अपने जले हुए पैर उठाए, बेड़ियां मेरे शरीर में और गहराई तक धंस गईं। मैं दर्द से चीख पड़ा और फिर उस बड़े से कमरे में जहां मेरा पिंजरा रखा था, पागलों जैसी हंसी गूंज उठी। भाग्य छाया से निकलकर मेरे पिंजरे के सामने खड़ा हो गया और अब भी हंस रहा था क्योंकि वह मेरे करीब झुका हुआ था। तो ज्यादा आकर्षक नहीं लग रहे हो, हीरो? शायद तुम्हारा छोटा सा हरम तुम्हें बचाने आ जाए ताकि मैं तुम सबको एक साथ मार सकूं। यह अच्छा होगा। आहा, ये बेवकूफ मजाक तो नहीं कर रहा था, पर मैं अपनी ऊर्जा बातें करके बर्बाद नहीं करने वाला था। किस्मत ने मुझ पर व्यंग्य किया, पर मैं बस उसे घूरता रहा। लड़कियां बेवकूफ या कमजोर नहीं थीं। मैं ही तो था जो भागा और खुद इस मुसीबत में फंस गया। ये देखकर कि मैं बात नहीं करने वाला, फेट मुड़ा और दरवाजा पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपना HUD इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगा कि उसने मुझे अपना इंटरफेस इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कुछ किया होगा। मेरे पैर बहुत जोर से मर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें खड़ी पट्टियों के चारों ओर लगे बैरल रिंग बार पर रख दिया। मेरे शरीर में तेज दर्द हुआ और मैं लगभग उन्हें उतारने पर मजबूर हो गया, लेकिन मैंने खुद को रोका और अपनी हथकड़ियों के ऊपर लगी जंजीरों को पकड़ लिया, जिससे मेरे जले हुए पैरों का कुछ वजन कम हो गया। मैंने दर्द का एक और दौर झेला ताकि क्विक मेनू का इस्तेमाल करके अपने अवतार को सक्रिय कर सकूं। मैंने अपनी बेड़ियां अपनी बाहों से नीचे सरका दी और फिर खुद को थोड़ी देर के लिए थाम लिया, जब तक कि मैं उसे सक्रिय करने की कोशिश नहीं कर रहा था। पसीने से लथपथ मेरे शरीर की वजह से मेरी फ्लेक्स ग्रिप फिसल गई और दर्द के तीसरे दौर ने मुझे लगभग बेहोश कर दिया। जब मेरी आंखें खुलीं तो नीली एवटार स्क्रीन मेरी खून बह रही कलाई पर मंडरा रही थी, और जब मैंने देखा कि मेरे सभी एक्टिवेबल स्किल्स अभी भी ऑनलाइन थे, मेरे ग्रे पैसिव्स के विपरीत, तो मैं मुस्कुरा पाया। मुझे एक ब्रेक की जरूरत थी, इसलिए मैंने चेन पकड़े हुए अपनी एड़ियों पर आराम किया। लवेंडर के दृष्टिकोण में परिवर्तन, तुम्हें शांत होने की जरूरत है। हम अभी अभी अखाड़े और बाकी सब कामों से लौटे हैं, विक्टोरिया ने शिकायत की। हमने असल में क्या किया? देव ने सब कुछ किया। हम दोनों के बीच एक एक लड़ाई हुई और हम पूरी तरह से ठीक हो गए। क्या आपको लगता है कि देव यूं ही बैठा रहेगा और बंदी बना रहेगा? अगर वह हमारे बचाने से पहले ही यहाँ वापस आ गया और हम सुधरे नहीं, तो हम क्या करेंगे?
इना ने बताया, उसने 4 मंजिल के बॉस को हराया था, लेकिन हम में से किसी ने भी उसके बाद से उसे आगे बढ़ते नहीं देखा। तो फिर हम उस पर बोझ नहीं बन सकते, भले ही यह उसकी गलती हो, मैंने खड़े होकर कहा। चलो इन राक्षसों को जलाकर राख कर दें। अब हम छोटे मोटे कारनामे नहीं करते। मैंने टिली को उत्साह से एक पैर से दूसरे पैर पर उछलते देखा, लेकिन तभी मेरी नज़र विक्टोरिया के चिंतित चेहरे पर पड़ी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। विक्टोरिया किसी बात को लेकर परेशान लग रही थी, इसलिए मैंने उससे बात करने की कोशिश की। क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो, विक? मुझे फिर से हारने का डर है। मैं ऐसा दोबारा नहीं कर सकता, और तुम्हें पता है कि इस बार यह और भी बुरा होगा। तुमने देखा कि किस्मत ने रेस्टोरेंट में कैसी चाल चली। अब वह रो रही थी और मैंने उसे अपने पास खींच लिया। तुम्हें पता है कि हमें बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। मैं तुमसे शर्त लगाता हूं कि देव पहले राक्षस से छुटकारा पाने से पहले ही खुद को मुसीबत से बाहर निकाल लेगा, मैंने उसे सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 6563 भाग्य के विरुद्ध युद्ध भाग 1। कुछ ही समय बीता था कि मुझे अपनी सेहत में कुछ सुधार महसूस होने लगा था, इसलिए मैंने कोशिश करने का फैसला किया। 7 उंगलियां ऊपर उठाकर मैं अपने हाथ जोड़ पाया और माउंटेन ब्लेड मेरे दाहिने हाथ में था। मेरी कलाई के एक झटके से जंजीरें और पिंजरा टूट गए। इसके बाद मैं जमीन पर था और सांस लेने के लिए मैंने माउंटेन ब्लेड छोड़ा। अचानक मेरी नज़र चमकते हुए आइकन पर पड़ी और मैंने उसे खोल दिया और जल्दी से सब कुछ स्वीकार कर लिया। लेवल अप होने की रोशनी मेरे चेहरे पर चमक उठी, लेकिन मैंने अपने आंकड़े देखने की जहमत नहीं उठाई। मैं खुद को ताकतवर महसूस कर रहा था, सारी चोटें गायब हो गई थी और मैंने घुटने मुड़कर छलांग लगाते हुए इसके बारे में सोचा भी नहीं। 30 मीटर मिट्टी और पत्थर एक झटके में उड़ गए जब मैं जमीन से उछला। शाम ढलने से पहले का सूरज मेरी आंखों में चमक रहा था और मैं उन्हें ढककर आसमान में खोज रहा था। मिल गया। मैं तैरते हुए महल की ओर दौड़ने लगा और जैसे ही मैंने मैक 1 तोड़ा, मेरा पैर जमीन पर धंस गया और महल की ओर हवा में उछलते हुए एक गड्ढा छोड़ गया। मैं लगभग आगे निकल गया था और मुझे खुद को संभालने के लिए पृथ्वी के जादू का इस्तेमाल करना पड़ा, जो मुझे वापस आंगन में खींच लाया। अंदर मौजूद सभी लोगों ने जरूर शोरगुल देखा होगा, क्योंकि चारों लड़कियां मिस ग्रेस के साथ दौड़कर बाहर आ गईं। क्या हो रहा था? डेव, जैसे ही मैंने माउंटेन ब्लेड को छोड़ा, टिली सबसे पहले मेरे पास आए। मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे एक गहरे और जोशीले चुंबन में खींच लिया। उसके कोमल और गर्म शरीर का मेरे शरीर से सटने का एहसास मेरी आंखों में आंसू ला रहा था, जबकि बाकी लड़कियां टिली को मुझसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थीं। जल्द ही हम सब जमीन पर गिर पड़े और मुझे हर तरफ से चूमा जा रहा था और मेरे कोमल स्तनों को छुआ जा रहा था। इस तरह की चीजों में रुचि रखने वाले किसी भी पुरुष के लिए यह वाकई एक आनंदमय स्वर्ग था। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया था, क्योंकि लड़कियां मेरे लिए परेशान हो रही थीं। इसके बाद जब वे दोनों शांत हो गईं तो प्रत्येक लड़की ने मेरे सिर पर वार किया और कहा कि ऐसा दोबारा कभी मत करना। हमें साथ रहना होगा, अब और भागना नहीं है। लवेंडर ने मुझे डांटा और मुझे मिनी गेम में कालकोठरी में भागते हुए शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे पता है कि मुझे खेद है। जब मैंने मिस ग्रेस का सिर देखा तो मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये फैट कैरेक्टर एक समस्या से भी ज्यादा साबित हो रहा है। शहर के सभी रईस जो राक्षसों को बंद करके रखते थे, मर चुके हैं, और हमें अभी अभी एक रिपोर्ट मिली है कि महल पर राक्षसों के झुंड ने हमला कर दिया है। 5 मिनट की लड़ाई के बाद रिपोर्ट में जो कहा गया है, उसके अनुसार हालात ठीक नहीं दिख रहे हैं। मिस ग्रेस हमारे पास आ गई थी। अब चूंकि लड़कियां उनकी ही उम्र की लग रही थीं, इसलिए उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक वे मुझे परेशान करना बंद नहीं कर देती। मैंने किनारे की ओर देखा और लड़कियों को अपने ऊपर से हटा दिया, लेकिन किनारे की ओर जाने से पहले हर एक को उठने में मदद की। नीचे हम महल देख सकते थे, लेकिन उसके बाहरी द्वार पहले ही तोड़ दिए गए थे और सेना को आसानी से पीछे धकेला जा रहा था। हमें वहां ले चलो, मिस ग्रेस। हम उन्हें राजा तक नहीं पहुंचने दे सकते, वरना सबका खेल खत्म हो जाएगा। टिली और इना उस अजीबोगरीब डिस्क के आकार के होवरक्राफ्ट के दोनों ओर बैठी थीं, जिसे घर की एक नौकरानी इस्तेमाल के लिए उड़ा रही थी। हम सब तैयार थे और हमारे पास एक योजना थी। ट्रिनिटी हम दोनों के साथ आ गई थी, क्योंकि अब और कोई जगह नहीं बची थी जहां बचाव किया जा सके। यही जगह आखिरी मुकाबला था। हम कूदने की जगह के पास पहुंचे, जो 80 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी, और हम वहां से निकलने लगे। सबसे पहले विक नीचे गिरा और एक विशाल स्टेनलेस स्टील के ड्रैगन में बदल गया, जिसने पहले से ही गिर रहे लवेंडर को पकड़ लिया।
वे ऊपर से जादू की बारिश कर रहे थे जबकि हम बाकी लोग जमीनी दल की भूमिका निभा रहे थे। ट्रिनिटी डिस्क से उछली, जो पहले से ही सुनहरे प्रकाश में नहाई हुई थी, और चिल्लाए, आगे आओ ऑगस्टा, प्रकाश की पवित्र परी। सुनहरा देवदूत स्वर्ग से नीचे झपटा और ट्रिनिटी को पकड़ लिया, और बाकी रास्ता तेजी से नीचे उतरा। जब वे टकराए तो राक्षस चारों दिशाओं में उड़ गए। आखिर में, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण, टिली, इना और मैं थे। मैंने नौकरानी को सवारी के लिए धन्यवाद दिया, फिर उन लड़कियों की ओर मुड़ा जो मेरे दोनों ओर कसकर चिपकी हुई थीं। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक होवरक्राफ्ट उस जगह पर नहीं पहुंच गया जहां मुझे लगा कि उतरना सबसे अच्छा होगा, और मैं किनारे से उतर गया। हवा तेज हो गई और मुझे लगा कि लड़की की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन मैंने दोनों को मजबूती से थामे रखा। गिरने में कुछ सेकंड लगे, लेकिन टक्कर से पहले एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर हम जमीन से टकराए। तुरंत ही धरती और रोशनी के एक गुंबद ने हमें ढंक लिया और आने वाले हमलों और मेरे प्रभाव से गिरते मलबे से हमारी रक्षा की। मैंने लड़कियों को जाने दिया और सब तैयार हो गईं। इना ने काली धुंध पैदा की जिसमें वह गिर गई और तुरंत गायब हो गई। उसका काम खुले इलाकों में बड़े समूहों को निगलना और हमें परछाई से बाहर निकालने में मदद करना था। टिली का उन्नत फ्यूजन हथौड़ा बाहर था, और जब मैं उसकी ओर मुड़ी तो मैं उससे लगभग साशा कहने ही वाली थी। टिली की 6 आंखें सतर्क थीं, और उसके शरीर के चारों ओर जादुई सुरक्षा कवच की एक मोटी परत थी। ये देखकर मैंने अपनी तलवारें बुलाईं और अपने कौशल सक्रिय कर दिए। मेरे शरीर के चारों ओर सुनहरी लपटें थीं, और मैंने और एक पवित्र ब्लेड ने टिली की आंखों में देखा। जैसे ही राक्षस गड्ढे में घुसे, हमारी ढाल और पृथ्वी की दीवार गिर गई, लेकिन उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। विशाल ब्लेड और जेट ईंधन वाले हथौड़े ने राक्षसों की लहरों को चीर दिया, जिससे वे काले कणों में बिखर गए। राक्षसों के सभी अलग अलग समूह हमारे चारों ओर के अंधेरे में गायब हो रहे थे, और मुझे पता था कि इना भी टिली के रूप में कड़ी मेहनत कर रही थी, और मैं पीठ से पीठ मिलाकर खड़ा था। ऊपर विक्टोरिया के ड्रैगन रूप के मुंह से नीली लपटें निकल रही थीं जब वह झपट्टा मार रही थी। उसी समय लवेंडर ने विक्टोरिया की पीठ से नारंगी लपटों की विशाल गेंदों की बारिश की। जल्द ही पीछे से 2 चमकती सुनहरी रोशनियां आ पहुंची। ट्रिनिटी और ऑगस्टा हमारी ओर बढ़ रही थीं और विक्टोरिया जमीन पर उतर रही थी। अब दरवाजे के बाहर राक्षस कम हो रहे थे और सेना के पास अब बेहतर स्थिति थी। हम दरवाजे से आगे बढ़े, लेकिन 3 विशाल राक्षस सेना और आंगन को तहस नहस कर रहे थे। आयोना, मेरे और टिली के साथ ट्रिनिटी के साथ काम करो। प्रत्येक समूह उन दानवों में से एक को ले लो। हम अलग हो गए और इना मेरी पीठ पर चढ़ गई। कार में हमने अपनी अपनी जादूगरी का इस्तेमाल करके टीम बनाकर काम करने की अलग अलग रणनीतियों पर बात की, जो उनमें से एक थी। हमारे बगल में टिली और ऑगस्टा ब्लेड और हथौड़े लेकर दौड़े और उस राक्षस को कागज की तरह चीर डाला। उसी समय दूसरा राक्षस राख हो चुका था और लवेंडर और विक्टोरिया भी आग के तेज धमाके से जलकर राख हो गए थे। मेरा ध्यान फिर से उस राक्षस पर गया जो मुझ पर टूट पड़ा। मैं हवा में उछला और इना ने मेरे पैरों के पास एक काली धुंध बना दी और एक ऊंचे चाप पर आकर उस राक्षस पर टूट पड़ी। उसका हथियार ऊपर उड़ गया, लेकिन जैसे ही हमारे हथियार टकराने वाले थे, मैं धुंध में गिर गया और तुरंत नीचे राक्षस की परछाई से ऊपर की ओर उछला। मैंने उस विशालकाय राक्षस पर गोली चलाई और उसे 2 टुकड़ों में चीर दिया। राक्षस आते रहे, लेकिन उनकी संख्या कम होने लगी थी। 5 मिनट के अंदर ही राक्षस पीछे हटने लगे, लेकिन यह अंत नहीं था। जैसे ही हमारे चारों ओर एक विशाल लाल घेरा दिखाई दिया, पृथ्वी हिलने लगी। सभी को मिलेगा, मैं बस इतना ही कर पाया था कि एक विशाल सींग वाला राक्षस सतह से टूटकर मेरे दल को तितर बितर कर गया। वह चीज सिर्फ कमर से ऊपर तक जमीन से बाहर निकली हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा थी। वह चीज आगे बढ़ी और एक विशाल चमकती लाल तलवार जलकर अस्तित्व में आ गई। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन मेरा दल पहले ही उठ खड़ा हुआ था। हालांकि सेना के सदस्यों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। हर तरफ लाशें और दर्द से चीखें बिखरी हुई थीं। जैसे ही हम सब इकट्ठा हुए, राक्षस मेरी ओर मुड़ा और उसके हाथ में पिघले हुए लावा का एक मंथन गोला बन गया, लेकिन लवेंडर और इना पहले से ही उस पर थे। पानी की 2 धाराएं, एक बड़ी और दूसरी बिल्कुल अलग स्तर पर। लवेंडर फिर से उस छड़ी का इस्तेमाल कर रहा था और राक्षस को पीछे धकेल दिया गया। राक्षस के हाथ में आग पत्थर में बदल गई। मैंने टिली को सिर हिलाया और फिर दोनों तलवारें बुलाते हुए हवा में उछल पड़ा। टिली ने अपने वार का समय सही रखा और जब मेरे पैर मिले तो मैं उछल पड़ा और उसके रॉकेट चालित हथौड़े ने मुझे राक्षस पर मिसाइल की तरह उछाल दिया।
आश्चर्यजनक तेजी से राक्षस ने अपनी तलवार को रोकने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सका। जैसे ही मैंने सबसोनिक गति से वार किया, चमकता हुआ ब्लेड चकनाचूर हो गया। मेरे ब्लेडों ने राक्षस का सिर उसके कंधे से अलग कर दिया, लेकिन इससे पहले कि विक्टोरिया अपने ड्रैगन रूप में मुझे पकड़ पाती, मैंने महल के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों से एक चीख सुनी। नायक अध्याय 6664 भाग्य के विरुद्ध युद्ध भाग 2। मेरा एक नाम है, आप जानते हैं, टायरन। बिफोर फेट टायरॉन की आंखों का सारा रंग उड़ गया था और अब मैं काले मोतियों के एक बड़े जोड़े को घूर रहा था। उसके खुले हुए शरीर पर काली नसें जमी हुई थीं, जहां पहले से जंजीरें नहीं उगी थीं। यहां तक कि उसके माथे के मांस को चीरती हुई एक जोड़ी काले सींग भी निकल आए थे। टायरॉन अब इंसान नहीं लग रहा था। अब इनका कोई महत्व नहीं है। मुझसे हारना तुम्हारा भाग्य है। आखिरी हिस्सा एक राक्षसी दहाड़ के साथ आया, जिसमें कुछ वजन था और जिसने हमें बस थोड़ा सा पीछे धकेला। मैंने हर लड़की की तरफ देखा और बदले में मुस्कुराहटें मिली। हर कोई युद्ध के लिए तैयार था और हम आगे बढ़े, लेकिन एक विशाल काले घेरे ने, जो अपवित्र रोशनी से चमक रहा था, टायरॉन को घेर लिया। चक्र से और अधिक राक्षस प्रकट होने लगे, लेकिन टायरॉन के अंदर का राक्षस उन्हें उत्पन्न करने की गति के साथ ही उन्हें अवशोषित भी कर लेता था। कुछ भी नहीं बख्शा। मुझमें और टिली में अपने मंत्र डालो, मुझे पुनः प्रक्षेपित करो। मैंने देखा तक नहीं, बस हवा में उछल गया और मुझे लगा जैसे सारे तत्व मुझमें समा रहे हैं। टिली का अब 2 जेट वाला हथौड़ा मुझसे बिल्कुल सही तरीके से जुड़ गया और फिर मैं भाग्य के उस पार पहुंच गया और वह चला गया। मुझे अपनी तलवार हिलाने का भी वक्त नहीं मिला। इसके बजाय मैं टायरॉन को चीरता चला गया और अब सिर्फ टुकड़े और धुंध ही बची थी। और वो राक्षस, जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे एक जंजीर से जकड़ लिया गया और मैं घेरे से बाहर हो गया। मैं दीवार से टकरा गया, लेकिन जल्दी से संभल गया और उस राक्षस पर वापस कूद पड़ा। विक्टोरिया अपने ड्रैगन रूप से नीली आग उगल रही थी और टिली पहले ही आगे की ओर दौड़ रही थी। टिली ने वार किया और ग्रिस्माल से थोड़ा पहले ही अपना जेट हथौड़ा पटक दिया। फिर भी उसका जादू विक्टोरिया की अग्निश्वास की तरह ग्रिस्माल के चारों ओर बने बैंगनी काले घेरे के ठीक बाहर रुक गया, लेकिन उसने तुरंत जंजीरों से जवाबी हमला किया। इना ने टिली को अंधेरे में गिरा दिया, जिससे जंजीरें उसके पास से बिना किसी नुकसान के गुजर गईं और मैंने वार करने के लिए दोनों तलवारें पीछे खींच लीं। सावधान, लवेंडर चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी थी। एक जंजीर ने मुझे अपनी तरफ से जकड़ लिया, जिसे मैं देख नहीं पाया, और मैं लड़कियों की तरफ घूम गया। इना ने मुझे परछाइयों से पकड़ लिया, लेकिन मेरी तरफ एक गहरा घाव हो गया था जिससे खून बह रहा था। अंधेरे से बाहर आकर हम सब फिर से इकट्ठा हो गए। हमें उस चीज के खिलाफ क्या करना चाहिए? इना ने झुंझलाहट के साथ पूछा। जादू काम नहीं करता और जंजीरों के कारण उसके पास पहुंचना तो दूर, उसे छूना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि उससे एक ही बार में मर जाने की उम्मीद करना बहुत ज्यादा था। हे। ये हंसने का समय नहीं है। लवेंडर ने मुझे घेर लिया तो मैंने बनावटी बचाव में हाथ ऊपर कर लिए। लवेंडर सही थी और मैंने दूसरी लड़कियों की तरफ देखा। हर कोई थका हुआ लग रहा था। पिछले कुछ दिनों में हम में से किसी ने भी ठीक से नींद नहीं ली थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस समय सिर्फ जीत या हार ही मायने रखती है। ऐसा लग रहा था कि राक्षस को हमारी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते हम उसे छोटे मोटे राक्षसों को खाने के लिए अकेला छोड़ दें। मैं गहराई से सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या कारगर हो सकता है, तभी मेरी नज़र लवेंडर के पहने हुए लाल लबादे पर पड़ी। लवेंडर, अपने पीछे आओ। हाथ में जो केप है वही हमारा एकमात्र विकल्प हो सकता है। लवेंडर ने मेरी तरफ सिर हिलाया और मुझसे नजरें मिलाते हुए पीछे हाथ बढ़ाया। उसने जो चीज निकाली वो हम सबकी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी और लवेंडर ने वो चिट्ठी जल्दी से अपनी जेब में रख ली। उसके बाद मैंने लवेंडर से कहा कि जब वो दोबारा कोशिश करे तो उस राक्षस पर ध्यान दे, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता था कि चिट्ठी में क्या लिखा है। लवेंडर फिर से अपने पीछे पहुंची, लेकिन इस बार उसका ध्यान उस जंजीरधारी राक्षस पर था जो पल पल बड़ा होता जा रहा था। जो चीज बाहर निकली वह एक बड़ा, चौड़ा और सुनहरा भाला था और उसकी छड़ी उसी कपड़े से बनी थी जिससे मैंने लवेंडर को गॉन्टलेट दिया था। इससे क्या होगा? लवेंडर ने भाला आगे बढ़ाते हुए पूछा। अगर इससे उसकी मौत नहीं हुई तो कुछ भी नहीं होगा। ट्रिनिटी ने पीछे से आवाज लगाई। ट्रिनिटी और ऑगस्टा आगे बढ़े, लेकिन ऑगस्टा ही बोली, ये लोंगिनस भाला है, जिसे पवित्र भाला भी कहा जाता है। इस वस्तु को केवल बुलाया जा सकता है और यह 4 प्रतिबंधित हथियारों में से एक है जो केवल एक देवता ही दे सकता है।
इस हथियार का उपयोग करके हम लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसके बाद आपको क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तभी राक्षस दहाड़ा और हम टायरन के चीखने पर पहली बार से भी ज्यादा पीछे धकेल दिए गए। हम सबने मुड़कर देखा कि ग्रिस्माल्ड का घेरा अब नहीं रहा और उसका आकार दोगुना हो गया था। सींग वाले राक्षस ने बड़ी बड़ी काली जंजीरों से उसे घेर रखा था और वह हम पर भारी पड़ रहा था। हम पर हमला करने के बजाय ग्रिस्माल्ड महल की ओर मुड़ा। विशाल जंजीरें महल की ओर झपटी और उसे तहस नहस करते हुए सब कुछ तहस नहस करने लगी। जल्द ही एक सुनहरा प्रभामंडल प्रकट हुआ और जंजीरों ने राजा की शाश्वत ढाल पर हमला करना शुरू कर दिया। दिव्य शूरवीरों ने जंजीरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गिरते पत्थरों से कुचल दिए गए या काली जंजीरों ने उनके प्राण निकाल दिए। हम उसे राजा को मारने नहीं दे सकते, वरना सब खत्म हो जाएगा। मैंने लोंगिनस का भाला पकड़ लिया और समूह से अलग हो गया तथा ग्रिस्माल्ड को रोकने के लिए अपने पैर जमाते हुए आगे बढ़ा। रुको डेव, तुम नहीं जानते कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा। अगर तुम जीत भी गए तो भी वे तुम्हें अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ट्रिनिटी मेरे पीछे चिल्लाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई और जीत सकता है। आखिरी कदम उठाने से पहले मेरे मन में यही विचार आया, अगर द केप एट हैंड जैसी चीज से ऐसा कुछ बन सकता है तो उन्हें हमें देना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही मैंने अपना हाथ पीछे खींचा, किंग्स इटर्नल शील्ड टूटने लगी और मुझे भाले में ऊर्जा का निर्माण महसूस हो रहा था। ग्रिस्माल्ड को दिव्य अस्त्र का आभास हो गया होगा और राजा पर उसका हमला रुक गया होगा और वह मेरी ओर मुड़ने लगा। जंजीरें पहले ही दिशा बदल चुकी थीं। तभी मैंने अपने आखिरी कदम पर अपना अगला पैर जोर से पटका और पूरी ताकत से पवित्र भाला छोड़ दिया। उस भाले ने राक्षस के सीने में एक छोटा सा छेद कर दिया जहां एक दिल होना चाहिए था, लेकिन फिर वह बादलों की ओर बढ़ता गया। ग्रिस्माल्ड और मैंने एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखा और जब वह मुस्कुराया तो मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया, लेकिन फिर कुछ और हुआ जब जंजीरें मेरी ओर बढ़ती गईं। इससे पहले कि जंजीरें मेरे शरीर को चीर पातीं, एक सुनहरी रोशनी ने उन्हें रोक दिया। ऑगस्टा के आह्वान की तरह दानव ग्रिस्माल्ड एक सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था और चारों ओर से घिर गया था, जिसने उसके सभी हमलों को विफल कर दिया। अचानक आसमान से एक भाला गिरा जो ग्रिस्माल्ड को बाल बाल बचा। जैसे ही पहला भाला लगा और भी भाले गिरने लगे और जल्द ही पूरा सुनहरा सिलेंडर भालों से भर गया और ग्रिस्माल्ड की ओर गिरने लगे। नहीं, असंभव! ग्रिस्माल्ड अपनी राक्षसी दहाड़ में चिल्लाया, लेकिन सुनहरी रोशनी ने आवाज द्वारा उत्पन्न किसी भी दबाव को रोक दिया। भाले नीचे गिरे और राक्षस ग्रिस्माल्ड को तब तक जमीन पर टिकाए रखा जब तक कि जंजीरें हिलना बंद नहीं हो गईं। इसके साथ ही सुनहरा बेलन और ग्रिस्माल्ड सोने और काले कणों में फट गए। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। सब खत्म हो गया था। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर देखा कि लड़कियां मेरी तरफ दौड़ रही हैं, लेकिन कुछ अजीब सा हो रहा था। मेरे आसपास की दुनिया बिखर रही थी और जो लड़कियां मेरी तरफ दौड़ रही थीं, वे धीरे धीरे गायब हो रही थीं। क्या ये सही था? क्या अक्सर ऐसा ही होता है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं बस अपने दोस्तों को गायब होते और दुनिया को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देख सकता था। डेटा की तरह दुनिया के टुकड़े आसमान में उड़ गए और सब कुछ एक अलग डिजिटल रूप में रह गया। हालांकि मैंने पहले भी ऐसा अनुभव किया था, लेकिन हर बार यह उतना ही प्रभावशाली था। मैं अलविदा कहना चाहता था, पर यह सही नहीं था। ये विदाई अलविदा नहीं थी। ये विदाई बस एक जल्द मिलते हैं या थोड़ी देर में वाली थी। हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा था कि कभी ऐसा हुआ हो। अपनी बिखरी यादों से मुझे यकीन था कि हम हमेशा खेल से साथ ही बाहर निकलते थे और फिर हम इच्छाओं के हॉल में जाते थे, लेकिन कुछ अलग था। दुनिया अब लगभग खत्म हो चुकी थी और मैं एक धूसर गोले के ऊपर तैर रहा था, लेकिन फिर मुझे उस साधारण से गोले की ओर खींचा जाने लगा। जैसे ही मैं सतह की ओर खींचा गया, मैंने देखा कि मुझे उस बिंदु तक खींचा जा रहा था जहां से एक आकर्षक दिखने वाला ग्रीक हॉल बनने लगा था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मेरे अंदर से किसी ने मुझे बताया कि यह अन्याय होगा और ऑगस्टा की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंज उठी। मैं इमारत में गिरा, लेकिन छत से फिसल गया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। अंदर जगह बिल्कुल अंधेरी थी, कोई रोशनी नहीं थी। अचानक मेरे सामने रोशनी चमकी और लाल और सुनहरे रंग के लहंगे में एक आदमी दिखाई दिया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, हालांकि वह किसी मंच की ओर आगे बढ़ा था। डेव, खिलाड़ी OO32 पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और उसे सभी जीतों से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अध्याय 6765, आपके कर्मों का भाग्य। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? धोखा? कब?
वे स्पीयर ऑफ लॉन्गिनेस को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करने पर विचार तो नहीं कर सकते, है ना? आपको अवैध स्टेट बूस्टिंग मोड और अनंत मन उपभोग मोड का उपयोग करते हुए पाया गया है। कमरे में सिर्फ लाल चोगा पहने वो आदमी और मैं ही थे, और एक स्पॉटलाइट मुझ पर और उस पर पड़ रही थी, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कमरे में इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन बाकी सब कुछ अंधेरे में था। मैं वापस चोगा पहने उस व्यक्ति की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर उसके हुड की छाया पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा देखना नामुमकिन था। मैंने कभी ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया। सच में मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर आप इसे कैसे समझाएंगे? वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा अवतार हवा में प्रकट हुआ, जिसे देखना आसान बनाने के लिए बड़ा कर दिया गया था। स्तर 2 HP 785 मन 240/240 नाम डेव हंटिंगटन आयु 29 वर्ग माउंटेन ब्लेड दंश स्थिति संतुष्ट धनवान घर हंटिंगटन मनोर ताकत 120 संविधान 135 जोड़ 775 मुकाबला 117 गति 155 खुफिया 115 मान 33 जोड़ 165 करिश्मा 2 सौभाग्य 1000 विशेष योग्यता वीरतापूर्ण अनुग्रह। किसी भी प्रतिकूल जादुई प्रभाव या दुष्प्रभाव को समूह के किसी भी सदस्य से हटाएं। इस क्षमता का उपयोग के बीच 24 घंटे का कूलडाउन काल होता है। 1/1 उपयोग उपलब्ध है। क्षमताओं निष्क्रिय कौशल दोहरे हथियार 2 हथियारों को कुशलता से चलाना माउंटेन स्वॉर्ड डांस 100 टन की तलवार नृत्य कला अब लुप्त हो चुकी है। माउंटेन ब्लेड चलाते समय युद्ध में जोड़ 2 और गति में जोड़ 4 की वृद्धि करें। कौशल सम्मिलन इस कौशल के साथ किसी अन्य पार्टी सदस्य के साथ कौशल का संयोजन करें। कौशल संयोजन भिन्न हो सकते हैं। स्टोनब्लेड शैली पत्थर के हथियार चलाने में कुशल तथा आप पर हथियार के वजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पिघली हुई त्वचा आप धातु के प्रति अभेद्य हो गए हैं। यदि आपको किसी धातु के हथियार से क्षति पहुंचती है तो वह क्षति ऊष्मा के रूप में हथियार में वापस स्थानांतरित हो जाती है। गर्म हथियार जल्दी ही अपनी स्थायित्व खो देता है और उपयोगकर्ता को अग्नि क्षति पहुंचाता है। PS ईविल बुरे इरादों वाले लोगों के पास काली आभा होती है और वे हीरो के लाइट ब्लेड कौशल के प्रति संवेदनशील होते हैं। निस्वार्थ नायक जादुई वस्तु की खोज में 250% की वृद्धि सक्रिय कौशल माउंटेन ब्लेड 100 टन से ज्यादा वजन वाले पत्थर के ब्लेड को बुलाने के लिए सक्रिय करें। इस मंत्र में प्रति मिनट 0 माना की खपत होती है। पवित्र ब्लेड प्रकाश की एक ब्लेड को बुलाने के लिए सक्रिय करें। यह मंत्र प्रति मिनट 0 माना की खपत करता है। सोल एवेंजर राक्षसों की उपस्थिति में लाइट ब्लेड का आकार बढ़ जाएगा, लेकिन इस रूप में ब्लेड केवल राक्षसों पर ही असर करता है। डेमन ब्रिंगर द्वारा मारा गया कोई भी गैर राक्षसी प्राणी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रति मिनट 0 माना की खपत करता है। सोल ब्रिंगर जोड़ राक्षसों की उपस्थिति में सोल ब्रिंगर सुनहरी सफाई करने वाली लपटों के साथ फूटेगा और राक्षसों के विरुद्ध सभी आंकड़े अस्थायी रूप से बढ़ जाएंगे। प्रति मिनट 0 माना की खपत होती है। क्या तुम ये देख रहे हो? इस सिस्टम में लेवल 22 वाले के आंकड़े कभी भी ऐसे नहीं हो सकते। मैं लेवल अप सिस्टम का मुख्य डिजाइनर हूं, इसलिए मुझे पता है कि हर लेवल क्या कर सकता है। 1000 भाग्य और 0 माना खपत इस सिस्टम से, चाहे लेवल कुछ भी हो, कभी भी असंभव आंकड़े हैं। सिर्फ यही आपको धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिए काफी है। करिश्मा का मामला भी है, आपके लेवल पर 200 भी असंभव है। मैं खड़ा होकर उस आदमी के लगाए आरोपों को सुनता रहा, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। अगर मुझे इन आंकड़ों और कौशलों को देखकर कुछ और पता न होता तो मैं भी खुद पर धोखेबाजी का आरोप लगाता। हालांकि इस खेल में मेरे पास अपने बढ़े हुए करिश्मा आंकड़े को सही ठहराने के लिए पर्याप्त अनुभव था। तुम्हें कैसे पता कि मैंने धोखा दिया? मुझे लगा कि यह एक उचित प्रश्न था, क्योंकि अब तक उसने मुझे वही दिखाया था जो मैं पहले देख चुका था, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये साबित हो कि मैं ही इसका कारण था। ये स्पष्ट है। अपनी ओर देखो, अवतार। नहीं, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि यह हुआ था। इसमें यह नहीं लिखा है कि मैं इसका कारण था या ये कब हुआ। आप ऐसे परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मुझे कैसे दोषी ठहराएंगे? मैं यहाँ गेम मास्टर हूँ, खिलाड़ी। मैंने तय किया कि किसे सजा दी जाए। उसकी आवाज मेरे चारों ओर गूंज उठी, लेकिन मैं इस पागल को लड़कियों की मदद करने से नहीं रोकने वाला था। मैं कुछ मांगता हूँ। यह उचित नहीं है कि आप मुझ पर किसी ऐसी बात का दोष थोपे जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है। तुम ढीठ बच्चे हो, वो गलत नहीं है, विक्टर। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी नाक गलत जगह पर डाल दी है। ओह महान और शक्तिशाली गेम मास्टर। मेरे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आ रही थी,
और मैंने मुड़कर देखा तो साइमन 5 और लाल चोगे पहने लोगों के साथ आ रहा था और उनके पीछे एक व्यक्ति जंजीरों में बंधा हुआ था। साइमन ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आंख मारी और फिर अपनी नजरें विक्टर पर घुमा ली, जिससे उसकी मुस्कान दब गई। जंजीरों से बंधे उस व्यक्ति ने अपने सिर पर एक काला बैग रखा हुआ था। उसे मेरे आगे से धकेलकर साइमन के पास ले जाया गया, जो मेरे आगे ही था। विक्टर, आप किसी को धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराना चाहते हैं? हम। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने उस व्यक्ति को धोखाधड़ी करते हुए पाया है, तो क्या होगा? फिर अगर मैं आपसे कहूं कि जिस व्यक्ति ने धोखाधड़ी के लिए मौत का इस्तेमाल किया था, उसने उन्हें एक निश्चित गेम मास्टर से प्राप्त किया था। बस बात को और मजेदार बनाने के लिए, क्या होगा अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि वे रिश्तेदार थे और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था? गेम मास्टर अब पोडियम से पीछे हटने लगा था, लेकिन जाने की कोई जगह नहीं थी। साइमन ने जंजीर से बंधे कैदी का हुड हटाया और टायरॉन का चेहरा दिखाया, जिसे फेड्डी कहते हैं। मुझे हैरानी नहीं हुई, लेकिन ये पहली बार नहीं था। ये बात मेरे जहन में घर करने लगी। कई बार किस्मत ने मेरे बारे में लगभग सब कुछ जान ही लिया था, आखिरकार जब उसने मुझे पा ही लिया, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लगती थी। मानो उसके पास जरूरत से ज्यादा जानकारी हो, और ऊपर से मुझे कभी समझ नहीं आया कि उसका मेरे प्रति आकर्षण इतना ज्यादा क्यों है। बस एक बार जब हम पहली बार मिले थे तो वो मुझे बहुत खास लगा, लेकिन उस समय वो बहुत मामूली सा लगा। मेरे तीसरे गेम के दौरान, मेरे पहले EXASKILLEVO गेम अस्तित्ववादी कौशल विकास के दौरान, टायरॉन हमारी पार्टी में शामिल हुआ और हमने कुछ देर तक पार्टी की। निर्णायक क्षण तब आया जब हमें एक गांव मिला जिस पर एक टियर 5 ड्रैकॉन राक्षस हमला कर रहा था। आमतौर पर हम उस स्तर के दुष्स्वप्न से दूर रहते थे क्योंकि हमारी पार्टी रैंक टियर 3 से ऊपर नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए। टायरन ने तर्क दिया कि यह लोगों का भाग्य है और अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो ये हमारा भी होगा। मैंने पार्टी को आश्वस्त किया कि हम ये कर सकते हैं और अगर हम कम से कम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें चैन की नींद नहीं आएगी। अंततः हम राक्षस को हराने और गांव को बचाने में सफल रहे, लेकिन बिना हताहत हुए नहीं। टायरॉन का शरीर उस जानवर ने चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था जब उसने कायरों की तरह लड़ने के बजाय भागने की कोशिश की थी। मैंने उस जानवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी पूंछ से टकराकर दूर भाग गया और समय पर उस तक नहीं पहुंच सका। मुझे बाद में पता चला कि यह टायरॉन असल में भाग्य का देवता था और वह एक नए जागीरदार की तलाश में था। लेकिन अब मुझे जिंदगी भर का दुश्मन मिल गया था, और वह भी उसकी अपनी कायरता की वजह से। अब पहेली के सभी टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे थे और मुझे आशा थी कि लंबे समय से चल रहा युद्ध समाप्त हो जाएगा। विक्टर, आप पर एक सक्रिय गेम में भाग ले रहे खिलाड़ी को अवैध मोड़ और बाहरी जानकारी देने का आरोप है। आपको गेम मास्टर के पद से हटा दिया जाएगा और रीबॉर्न इनकॉर्पोरेटेड के बोर्ड से भी हटा दिया जाएगा। फिलहाल रीबॉर्न में आपका पद समाप्त कर दिया गया है। विक्टर के विरोध करने से पहले ही उसका अवतार आंखों से ओझल हो गया। साइमन ने जंजीरों में जकड़े टायरॉन की ओर रुख किया और उसे सजा सुनाई। ये देखते हुए कि उसे खेल से बाहर करने का कोई रास्ता नहीं था, टायरॉन स्थिर हो गया और 10 मिनी गेम्स के लिए अपनी चमक बिखेरता रहा। और उसके बाद उसे फिर से एक खोई हुई आत्मा के रूप में खेल में वापस छोड़ दिया गया। टायरन ने मेरी तरफ एक गहरी नजर डाली क्योंकि उसका शरीर विघटित हो रहा था, लेकिन मैंने बस इतना ही देखा क्योंकि उसका शरीर टुकड़े टुकड़े करके अलग हो रहा था। उसके जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार दुष्ट और धूर्त भाग्य चला गया। मैं आखिरकार बिना किसी चिंता के अपने खेल का आनंद ले पाऊंगा। तो अब जब इस बकवास से निपटा जा चुका है तो क्यों ना आप इच्छाओं के हॉल की ओर चलें। बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था भाई, और शुक्रिया। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे बिना हम में से कोई क्या करेगा। इसका जिक्र मत करो। हम सब इस बात के असली सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि विक्टर अपने बेटे के साथ मिलकर काम कर रहा था, और तुम्हारे पकड़े जाने के बाद मैंने तुम्हें देखा और उसे तुम पर बूस्ट का इस्तेमाल करते देखा। हमें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कोई इससे निपट नहीं लेता, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वह हमसे आगे निकल जाएगा या तुम पर आरोप लगाने की कोशिश भी करेगा। खैर, मुझे तो बस खुशी है कि वह चला गया। आराम मत करो डेव, हमेशा कोई न कोई भाग्य आएगा, लेकिन अभी के लिए चलो सबसे मिलते हैं। वे सभी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अध्याय 6866 इच्छाओं का हॉल। रॉकेट की तरह पांचों दूसरे गेम मास्टर साइमन और मैं हवा में उछल पड़े। ग्रीक हॉल डिजिटल कबाड़ में बिखर गया और हम ऊपर उड़ गए, जिसे मैं अंतरिक्ष मान रहा था। आगे एक तैरता हुआ सुनहरा गोला था जो हमें अंदर उड़ने के लिए खुला था।
अंदर जैसे ही हम धीरे धीरे लाल कालीन पर उतरे, हॉल ऑफ विशेष का सुनहरा रंग चमक रहा था, उस जगह की एकमात्र चीज जो सुनहरी नहीं थी। आगे मैंने 6 उत्साहित लड़कियों की आवाजें सुनी जो मेरा नाम पुकार रही थीं। मैंने देखा कि सब मेरी ओर दौड़ रही थीं। लवेंडर, टिली, विक्टोरिया, इना, इरेलिया और ट्रिनिटी सभी दौड़कर मेरे पास आए और मुझे घेर लिया तथा साइमन को एक तरफ धकेल दिया। हे भगवान, काश कोई मुझे देखकर इतना खुश होता, साइमन ने मजाक में कहा, जब लड़कियों ने मुझे हर तरफ से गले लगाया और मेरी गर्दन से लेकर ऊपर तक की नंगी त्वचा के हर इंच पर चुंबन दिए। खैर, मैं तो जीत गया, हा। अचानक लड़कियां शांत हो गईं और मुझे कमरे में टकीला की मौजूदगी का एहसास हुआ। लड़कियां फैल गईं और मेरे दोनों ओर एक कतार बना लीं, सिवाय ट्रिनिटी के। माँ! ट्रिनिटी चिल्लाए और टकीला की ओर दौड़ी। मैं शायद ये बताना भूल गया कि ट्रिनिटी और टकीला दोनों ही गेम में पहले से मौजूद प्रोग्राम हैं। ट्रिनिटी ट्रांसमाइग्रेशन बनकर खेलती है, लेकिन उसे कोई जागीरदार लेने की अनुमति नहीं है। इसके बजाय वह गेम में शामिल हो सकती है और अपनी इच्छानुसार खिलाड़ियों की मदद कर सकती है, लेकिन वह हर राउंड में एक ही खिलाड़ी की मदद नहीं कर सकती। वह केवल हर तीसरे गेम में ही एक ही खिलाड़ी की मदद कर सकती है। दूसरी ओर जिसे वह माँ कहती है, वह टकीला है, इच्छाओं की देवी। उसका एकमात्र उद्देश्य राउंड के विजेताओं को पुरस्कृत करना और उन्हें अगले गेम की ओर ले जाना है। विजेता न केवल एक इच्छा कर सकता है, बल्कि वह अपने साथ खेल में प्रवेश करने के लिए 2 पूर्व खिलाड़ियों को भी चुन सकता है और यह गारंटी दे सकता है कि वे मिलेंगे। ये बात मुझे अभी अभी याद आई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे ले जाऊं, लेकिन चूंकि ट्रिनिटी नहीं आ सकती थी और इरेलिया और विक्टोरिया ऊपर जाने वाली थी, इसलिए ज्यादा विकल्प नहीं थे। मैं लवेंडर की तरफ मुड़ा, जो मेरे बगल में खड़ी थी, और वह मुस्कुराई। एक और गेम जीत लिया, हीरो। क्या तुम इसे फिर से करने के लिए तैयार हो? लड़कियां और मैं देख रहे होंगे, इसलिए इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। लवेंडर ने टिली और इना को गले लगाने के लिए अपने पास खींचा और फिर मेरे पास आ गई। जैसे ही लवेंडर करीब आए, मैंने अपना हाथ उसके चेहरे पर रख दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अलविदा कहना मुश्किल था, भले ही हमेशा के लिए न हो, लेकिन मुझे पता था कि वह हमें देख रही होगी और हमारा उत्साह बढ़ा रही होगी। हमारे अलग होने के बाद इरेलिया और विक्टोरिया हमारे पास आईं। हम उतना समय नहीं बिता पाए जितना मैं चाहती थी, इसलिए तुम यकीन मानो, इस खेल के बाद मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगी। हमारी एक पाक डेट थी जो कभी पूरी नहीं हुई। विक्टोरिया मेरी बाहों में आ गई और हमारे होंठ मिलते ही उसने मुझे कसकर गले लगा लिया, और मैं उसकी तरफ से आ रही इच्छा और जोश को महसूस कर सकती थी, लेकिन फिर वह पीछे हट गई और इरेलिया को अंदर आने दिया। अंतरिक्ष में हम सबकी मृत्यु के बाद मैं आशंकित था, लेकिन तुमने मुझे फिर से पा लिया और बहुत समय पहले मुझसे किया अपना वादा निभाया। मैं सचमुच तुम्हारा ऋणी हूँ, हीरो। बाकियों की तरह इरेलिया भी आगे बढ़ी और मुझे चूमने के लिए अपने पैरों के बल खड़ी हो गई। अचानक मुझे डांस फ्लोर पर वो पल याद आ गया। वो पल जब हम अपनी शादी की रात साथ में नाच रहे थे। मैं उसे अब भी उस खूबसूरत सफेद ड्रेस में देख सकता था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे उठा लिया। इरेलिया को नीचे उतारने से पहले मैंने उसे एक पल के लिए थामे रखा और हम एक दूसरे से अलग हो गए, और फिर तीनों पीछे हट गए। ट्रिनिटी अब टकीला के पास खड़ी थी और मैं अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए आगे बढ़ा। क्या आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं? क्या अब भी तुम्हें पूछना पड़ेगा? टकीला ने एक हल्की सी हंसी हंसी जिससे मेरे शरीर में गर्माहट दौड़ गई। टकीला ने अपनी नज़र मुझ पर डाली और मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी। बोलने से पहले मैंने एक गहरी सांस ली और टिली और इना की तरफ देखा। मैं एक जोड़ी को देवताओं के पास ले जाना चाहता हूँ। ये जोड़ी कौन होगी? चेल्सी, विक्टोरिया और एमेरा, इरेलिया। खेल में दिए गए नामों के बजाय उनके असली नाम इस्तेमाल करना अजीब लगा। मैंने लड़कियों की तरफ देखा तो उनके चेहरों पर गहरी मुस्कान थी, और लवेंडर भी बादलों में 2 नई बहनों को पाकर अपनी खुशी नहीं छिपा पा रही थी। चेल्सी, आज से तुम परिवर्तन की देवी के रूप में जानी जाओगी। एमेरा, आज से तुम संबंधों की देवी के रूप में जानी जाओगी। हर लड़की को नहलाया गया और एक चमकती सुनहरी रोशनी ने लड़कियों के कपड़े उतारकर उन्हें सुनहरे रंग के बहते हुए कपड़े पहना दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे टकीला ने पहने थे। सेरीना ने भी उसे अपने साथ रख लिया क्योंकि वह भाग्य की देवी थी। अपने जागीरदारों को चुनो, नए ताजे पुदीने की देवियां। खैर, मुझे लगता है कि हम पहले से ही जानते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, विक्टोरिया ने हंसते हुए कहा जब टिली उसके पास आए और इना इरेलिया के पास। तो यह विदाई है, लेकिन यह अलविदा नहीं है। मैं इस दौर में आप देवियों को देखना चाहता था, लेकिन मुझे आशा है कि अगले खेल में आपसे मुलाकात होगी।
ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीतते हैं या नहीं, विक्टोरिया ने मुस्कुराते हुए मुझे जवाब दिया। अरे, एक बार ऐसा हुआ था और वह धोखा दे रहा था। सभी लड़कियां हंस पड़ीं और हम सब फिर से गले मिले। जल्द ही जब सब पीछे हट गईं, तो सभी लड़कियां टकीला और ट्रिनिटी समेत गायब हो गईं। मैं साइमन के साथ हॉल में रह गया, जो मेरी तरफ मुड़ा। तो एक सड़ा हुआ टमाटर, लेकिन अगर आप कभी आराम करना चाहते हैं तो हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। उफ, ऐसा मत कहो, तुम्हारे लिए तो बस क्या हुआ है। हमें आए 3 महीने हुए हैं। इस दुनिया में ये क्या है। अगर तुम और ज्यादा उदास नहीं होना चाहती तो मत पूछो, लेकिन सुनो। अच्छी बात तो देखो, तुमने उन्हें बचा लिया और उस कील को भी निकाल दिया जो हमेशा तुम्हारे पैरों तले थी। शायद इस बार तुम ज्यादा पुरुष मित्र बनाने की कोशिश करो। हाँ, तुम मजाकिया हो। हमने पहले भी एक आदमी की मदद करने की कोशिश की थी, याद है? ठीक है, तुम यह नहीं सोच सकते कि सभी लोग काइल जैसे होंगे। तुम्हें पता है कि वह अब एक खिलाड़ी है और वह अपना 17वां मैच जीतने वाला है। उम्मीद है कि भविष्य में तुम लोगों को जोड़ी नहीं मिलेगी। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो साइमन। तुम तो बस यही कह रहे हो कि मैं उसके साथ फंस जाऊं। अरे, जो भी हो, बस बहुत हो गई ये बोरिंग बातें। चलो काम पर लग जाओ। तो अगला राउंड रोमांचक होगा और तुम्हें अपने साथ वो प्यारी औरतें भी ले जा सकोगी। इस बार हम कुछ चुन नहीं सकते, लेकिन अगर तुम जीत गए तो अगला राउंड अलग होगा। तुम्हें गेम मोड और दुनिया चुनने का मौका मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया है। तो इस बार क्या खेल है? यह एक नया गेम है जिसे हमारे सबसे हाल के गेम मास्टर में से एक ने बनाया है। यह एक आकाशगंगा में 8 रहने योग्य ग्रहों के साथ एक अंतरिक्ष सेटिंग है। इसके अलावा ये सिस्टम मैच और मैजिक है, एक नया शानदार सिस्टम जो लेवलिंग से छुटकारा दिलाता है और इसे मानक प्रगति और रास्ते में मदद करने के लिए नई चीजों की खोज के साथ बदल देता है। खैर, ऐसा लग रहा था कि यह इस अकेले शहर से कहीं ज्यादा बड़ी दुनिया होगी। दरअसल इसे दुनिया कहना भी मुश्किल था, क्योंकि अब तो 8 शहर हो गए थे और कौन जाने अंतरिक्ष में और क्या क्या होगा। मैं पहले से ही उत्साहित होने लगा था और मैंने मुड़कर साइमन की तरफ देखा। इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल वॉच। नमस्कार दोस्तों, मैं लेखक डैनियल कूल्ट हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये किताब अंत तक पढ़ी है तो आपको ये पसंद आई होगी। मैं पिछले 2 महीनों से इस पर काम कर रहा हूँ और यह वाकई एक रोमांचक अनुभव रहा है। हर दिन अध्याय 69 लिखना और अपना पूरा समय देना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी डेव और मेरे साथ मिलकर उन लड़कियों को बचाने के उनके अगले सफर को लिखेंगे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड अलीशा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस कहानी को लिखने के लिए हर दिन समय दिया। अपने बेटे का शुक्रिया जो बहुत अच्छा बच्चा है, और अपने सभी पाठकों का भी। आप सबकी बदौलत ही यह संभव हो पाया है। पहली किताब पूरी होने के साथ ही मेरी लगभग 40,000 व्यूज हो गए हैं और अब मैं बस अपने कॉन्ट्रैक्ट के अप्रूवल का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि अगली किताब के अंत में आपसे फिर मिलूंगा। डीडी कूल्ट आउट। मैं पोस्टिंग से 1 दिन की छुट्टी ले लूंगा और अगले दिन 2 अध्याय 70 पोस्ट करूंगा। पहला।